हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सब अभी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, तो इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, उनके आर्थिक जीवन, व्यापार एवं कृषि के बारे में भी जानेंगे। शुरू करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना। ताकि हम देख सकते हैं कि सिंधु वासियों के जो प्रमुख फसलें थे गेहूँ, जौ और राई मटर। ऐसा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में वर्तमान समय की अपेक्षा जो थी, वर्षा कम हुआ करती थी। वर्तमान समय की अपेक्षा वर्षा कम होने की वजह से सिंधु सभ्यता के लोग ऐसी फसलों को उगाते थे जिनमें जल की आवश्यकता कम हो। गेहूँ, जौ दोनों जो महत्वपूर्ण फसलें इनकी थी, इसमें जो है जल की आवश्यकता कम होती थी। इसके अलावा सिंधु सभ्यता से चावल के भी साक्ष्य मिले हैं, और चावल के साक्ष्य जो हैं लोथल और रंगपुर नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग हल के प्रयोग से भी परिचित हुआ करते थे। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाती है कि सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय किसको दिया जाता है? सिंधु वासियों को दिया जाता है। ध्यान से समझिएगा कि कपास सबसे पहले किसने उगाया पूरे विश्व में? कपास उगा सबसे पहले सिंधु वासियों ने उगाया। इसी वजह से यूनान के लोग इसे क्या कहते थे? सिंडन कहने लगे। किसे सिंडन कहने लगे? सिंधु वासियों को, सिंधु सभ्यता को यूनान देश के लोग क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। ठीक। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे, व्यापार के तरीकों में धातु के सिक्कों के आदान प्रदान से परिचित नहीं थे। इसका मतलब कि ये सिक्कों के द्वारा, जैसे वर्तमान समय में लोग सब दुकान पर जाकर पैसे सब चीज़ों खरीदते हैं, वैसे सिंधु सभ्यता में नहीं था। ये लोग क्या करते थे? ये व्यापार आदान प्रदान विनिमय द्वारा करते थे। एक उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 1 किलोग्राम गेहूँ हो और आपको उसके बदले और आपको 1 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होती, तो आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढते जिसके पास चावल हो और उसे गेहूँ की आवश्यकता हो, तो आप अपने गेहूँ को उसके चावल से क्या कर देंगे? बदल देंगे। और सिंधु सभ्यता, सिंधुवासी जो थे, दुनिया भर की सभ्यताओं के साथ व्यापार किया करते थे। इसका सबसे अच्छा प्रमाण था कि मेसोपोटामिया की खुदाई के दौरान सिंधु सभ्यता की मोहरों का प्राप्त हुआ। इससे क्या ज्ञात होता है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच जो था व्यापारिक संबंध था। अब भाई सिंधु मोहरे मेसोपोटामिया ऐसे उड़ के तो पहुंच नहीं जाएगी, किसी न किसी वजह से गई होगी, और खुदाई से अवशेष ऐसे प्राप्त हुए जिससे पता चला कि इन सभ्यता के बीच कौन सा संबंध हुआ करता था? व्यापारिक संबंध हुआ करता था। सिंधुवासी दुनिया भर की जब सभ्यताओं से कोई ना कोई सब चीज़ों को आयातित किया करते थे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था ये चांदी जो था, ईरान और अफ़गानिस्तान से आयात किया करते थे। टीन भी ईरान अफ़गानिस्तान से ही आया करता था। तांबा जो था ये राजस्थान के खेतड़ी ताम्र खान से मंगवाया करते थे, जो खेतड़ी खान है आज भी उपलब्ध है। इसके अलावा सेल खड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसी से सिंधु सभ्यता के अधिकांश मोहरों का निर्माण हुआ था। सेल खड़ी ये सब बलूचिस्तान, राजस्थान तथा गुजरात से आयातित किया करते थे। इसके अलावा जो नील था ये लोग महाराष्ट्र से आयात किया करते थे। हम यहाँ देख सकते हैं कि सिंधु घाटी वासी जो थे, पशुपालन में भी अपनी रुचि दिखाया करते थे। इनके प्रमुख पशु बैल, गाय, बकरी, भैंस हुआ करते थे। इसके अलावा जो कुबड़ वाला साढ़, ऐसा साढ़ जिसके ऊपर कुबड़ होता है, ये इनके प्रिय पशु था। प्रिय पशु इसलिए था महत्वपूर्ण, ये पशु इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सिंधुवासी इस पशु की पूजा किया करते थे। इसके अलावा सिंधुवासी हाथी और घोड़ों से परिचित थे। इनके अवशेष तो प्राप्त हुए, परंतु वे इन्हें पालतू नहीं बना सके थे। बस हाथी और घोड़े उस समय में हुआ करते थे, पर ये जानवर जो थे पालतू नहीं हुआ करते थे। अब हम देखते हैं कि सिंधु समाज कैसा हुआ करता था। हम यहाँ देख सकते हैं जो सिंधु समाज था वो मात्र सत्तात्मक हुआ करता था। मतलब जो सत्ता थी, परिवार की सत्ता थी, वो किसके हाथ में हुआ करती थी? मात्र मीन्स उस सब परिवार की महिला, उस फीमेल मेंबर के पास हुआ करती थी। इसके अलावा जो सिंधु समाज था अनेक वर्गों में विभाजित था, जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, श्रमिक, रोज काम करने वाले जैसे लोग, सभी प्रकार के लोग जो सिंधु सभ्यता में हुआ करते थे। इसके अलावा प्रमाण ऐसे भी प्राप्त हुए हैं कि सिंधुवासी शांति प्रिय थे। इन्हें ज़्यादा युद्ध में रुचि नहीं थी, ये युद्ध से घृणा करते थे क्योंकि ये खुदाई के दौरान ज़्यादा हथियारों की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे, दोनों आभूषण प्रयोग किया करते थे। जो सिंधु सभ्यता थी कई मायनों में एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। एक सबसे पहली बात तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। दूसरी बात, ये समाज में जितनी महिलाओं की इज्जत हुआ करती थी, वर्तमान तक ऐसा कहीं नहीं हो सका है।
और ये इस समाज में सामाजिक एकता, इस समाज में ज़्यादा एक दूसरों के साथ भेदभाव नहीं हुआ करता था किसी भी आधार पर। उसके बाद सिंधु सभ्यताओं का धार्मिक जीवन कैसा हुआ करता था? जो सिंधुवासी थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। इसी वजह से, इसी मातृ देवी की मूर्ति की वजह से पता चलता है कि सिंधु समाज जो था मातृसत्तात्मक था। यहाँ के लोग वृक्षों की पूजा भी करते थे। पीपल का पेड़ एक महत्वपूर्ण पेड़ था। पीपल के वृक्ष की सब ज़्यादा पूजा करते थे। पशुओं में गोबर वाला साँड एक महत्वपूर्ण पशु था। सिंधु सभ्यता के लोग इस जानवर की भी पूजा किया करते थे। वर्तमान समय में जैसे गाय की पूजा होती है, सिंधु सभ्यता में कहीं भी प्रमाण नहीं मिला है गौ पूजन होने का। इसके अलावा जो मोहनजोदड़ो से एक मुहर की प्राप्ति हुई थी। उस मुहर पे स्वास्तिक बना हुआ था। आप सभी जानते हैं स्वास्तिक हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण चिन्ह है। और सिंधु सभ्यता में जो ये स्वास्तिक प्राप्त हुआ था उसे सूर्य पूजा का संकेत माना गया है, सूर्य पूजा का प्रतीक माना गया। और यहीं से एक मुहर और प्राप्त हुई थी, जिस पर एक देवता को चित्रित किया गया था, जिसे पशुपति महादेव देवता माना गया। उन देवता को पशुपति महादेव माना गया है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में लिंग पूजन का भी प्रचलन बहुत अधिक था। चूँकि सिंधु सभ्यता एक बहुत ही विशाल और व्यापक और विकसित सभ्यता थी, तो इसमें राजनीतिक संगठन भी उतनी ही क्या होती होगी, शक्तिशाली होती होगी। इसके विकास को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु सभ्यता का जो शासन व्यवस्था था वो किसी शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति के अधीन हुआ करती थी। इसके बावजूद यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कोई भी वास्तविक स्वरूप या वास्तविक अवशेष प्राप्त नहीं हुआ, जिससे हम बता सकते थे कि यहाँ राजा हुआ करता था, कि यहाँ के जनता का शासन हुआ करता था, या किसी विशेष वर्ग का इस समाज पर अधिकार हुआ करता था। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो भी सिंधु सभ्यता से किताबें प्राप्त हुई हैं, जो भी वहाँ से साहित्य प्राप्त हुई है, उसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिसके कारण इसके साहित्य के बारे में हमारे पास कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पाती है। और सिंधु लिपि ना पढ़ पाने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि सिंधु लिपि वर्णात्मक नहीं थी। मीन्स यहाँ कुछ लिखा नहीं गया था, यह चित्रों के माध्यम से भाव को प्रकट किया जाता था। ठीक, ये लोग क्या करते थे, चित्रों के माध्यम से अपने भाव को प्रकट किया करते थे। इसे पिक्टोग्राफ भी कहा जाता है। अब इतनी महान सभ्यता आज नहीं है, तो इसके पतन के बारे में एक महत्वपूर्ण कोई ना कोई घटना जरूर घटी होगी, जिससे इस महान सभ्यता का अंत हुआ होगा। परंतु इसके भी अंत में प्रमाणों का अभाव है। हमारे पास कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे हम पता कर सकें कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ था। अनेक विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का अंत सिंधु नदी में आई बाढ़ के कारण हुआ था। विद्वानों का ऐसा कहना है कि सिंधु नदी में उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिससे कि सिंधु नदी की जो दिशा थी वो पलट गई। इस वजह से सिंधु नदी की दिशा जो थी पलट गई थी, इस वजह से जो सिंधु सभ्यता थी वो डूब गई। इसके अलावा कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण से भी सिंधु सभ्यता का अंत हुआ है। इसके अलावा यहाँ कुछ परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसे भी हम लोग देख सकते हैं कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। इन्होंने ही 1875 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। इनका नाम ध्यान रखिएगा, इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें ही भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। इसके अलावा जब हम सिंधु सभ्यता के बारे में विशेष चीज़ जानते हैं तो हमें पता चलता है कि मोहनजोदड़ो नगर जो था, जनसंख्या मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक थी। जनसंख्या की दृष्टि से मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल था, तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से गनेरी एक स्थल का नाम था। गनेरी जो था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल था। आगे हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला या भूतों का घर भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो के अर्थ को। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो एक बंदरगाह था, लोथल में एक बंदरगाह स्थित था। लोथल गुजरात में अरब महासागर है, तो संभवतः ये बंदरगाह भी अरब महासागर पर ही स्थित था। स्टुअर्ट पिगट एक इतिहासकार हैं। इन्होंने हड़प्पा और
नगर की बनावट को देख के इसे क्या बताया है कि ये दोनों जुड़वा राजधानी है, मतलब दोनों में अनेक समानताएं पाई गई हैं। इसके अलावा सप्त सैंधव स्थल भी थे जिन्हें नगर की संज्ञा दी गई थी। ये सप्त सैंधव स्थल हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली और धौलावीर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ हमेशा पहुँचते रहें। थैंक यू।